Hello बच्चों, welcome back to the online platform of MGCI in Fighter 2.0 series, the series for the perfect score in biology. So let's start today's session. हम लोगों ने Fighter 2.0 में स्टार्ट किया था with the unit Human Physiology, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और उस ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करवा दिए थे। दैट इज respiratory organs of different animals, the difference between breathing and respiration, और हमने देखे थे multiple organs in human respiratory system। ठीक है, साथ ही साथ मैंने आपको पढ़ा दिया था mechanism of breathing, that is inspiration and expiration both। तो इतनी चीजें बच्चों हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे with our new topic, that is respiratory volumes and capacities। चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। आज हम क्या करने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ऑलराइट, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट दी वॉल्यूम्स। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले हैं अपन? सबसे पहले इसमें वॉल्यूम्स। और वॉल्यूम्स में फर्स्ट वॉल्यूम इज टाइडल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम डिस्कस करने वाले हैं हम बच्चों इसमें? टाइडल वॉल्यूम। ठीक, टाइडल वॉल्यूम the amount of air or the volume of air which is inspired and expired during the normal inspiration। ठीक है, या normal respiration। जैसे अभी आप लोग बैठे हुए हो, मैं भी कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रही हूं, किसी प्रकार की कोई दौड़ भाग नहीं हो रही है, तो इस समय पर नॉर्मल रेस्पिरेशन में हम कितना अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर कर रहे हैं या फिर कितना अमाउंट ऑफ एयर हम एक्सपायर करते हैं, इस वॉल्यूम को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम है द अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेशन के समय पर कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर किया जाता है। ठीक, तो आप टीवी का वैल्यू कितना निकालेंगे? टीवी होता है 500 ml। नॉर्मल रेस्पिरेशन करने के समय पर हम कितना अंदर ले सकते हैं? 500 ml। या फिर कितना अपन बाहर निकाल सकते हैं? 500 ml अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हुआ नॉर्मल रेस्पिरेशन में पर टाइम लेने वाला वॉल्यूम ऑफ एयर। क्या है ये? पर टाइम लेने वाला वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब एक बार में आप इतना वॉल्यूम ऑफ एयर ले सकते हो या फिर बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, अब टीवी पर मिनट निकालना अगर हो हमको तो कैसे निकालेंगे? टीवी पर मिनट इज इक्वल्स टू ब्रीदिंग रेट पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय 500 ml, यानी कि टाइडल वॉल्यूम पर टाइम। तो ये निकल जाएगा टीवी पर मिनट। अब मैंने आपको कल क्या सिखाया था? ब्रीदिंग रेट पर मिनट कितना होता है हमारा? नॉर्मल पर्सन का ब्रीदिंग रेट पर मिनट 12 to 16 टाइम्स पर मिनट होता है। कितना होता है? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट एंड मल्टीप्लाइड बाय 500 ml। तो ये कितना निकल के आ जाएगा? 12 5 are 60। तो इसको अपन बोल देंगे दैट विल बी 6000 to 8000 ml पर मिनट। ये हो जाएगा हमारा टीवी पर मिनट। क्या हो जाएगा ये हमारा? टाइडल वॉल्यूम पर मिनट इज 6000 to 8000 ml। क्लियर हो गया ये? तो ये हमने देख लिया इसमें टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला होगा हमारा वॉल्यूम IRV। सबसे पहले तो IRV का फुल फॉर्म अपन देख लें। IRV का फुल फॉर्म है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या फुल फॉर्म है बच्चों इसका? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है?
additional volume of air. क्या बोला मैंने? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब एक्स्ट्रा में ली गई, एडिशन में ली गई, नॉर्मल वाली नहीं, नॉर्मल वाली के अलावा उसको अपन क्या बोल रहे हैं? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड बाय फोर्सिबल इंस्पायरेशन। मतलब फोर्सफुली अगर अपन इंस्पायर करते हैं तब कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है वो अपन इनहेल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज IRV। तो IRV का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2500 ml to 3000 ml. This is our IRV, additional volume of air that is inspired by forcible inspiration. देखो इसको अपन क्या बोलते हैं? दिस इज IRV। जो नॉर्मली अपन इंस्पायर एक्सपायर कर रहे थे वो तो ठीक है, उसके अलावा और हम कितना कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी IRV। क्लियर हुआ इतना बच्चों? नाउ अगली चीज पर बढ़े हम। अगली चीज है इसमें ERV। थर्ड ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एज दी ERV। बिल्कुल IRV का ऑपोजिट है ये। IRV हमने क्या बोला था? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, तो ये हो जाएगा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ठीक है, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के थ्रू अपन कितना एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ERV। मतलब फोर्सफुली एक्सपायर करना, इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज ERV। ठीक है, देखिए तो ERV इज इक्वल्स टू 1100, सॉरी नॉट 1100, ERV is equals to 1000 to 1100 ml, 1000 to 1100 ml। ठीक, ये हो गया हमारा ERV। क्लियर हुआ बच्चा? है ना? चलिए नेक्स्ट, फोर्थ होगा रेसिडुअल वॉल्यूम। फोर्थ वाली वॉल्यूम कौन सी होगी? रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम का शॉर्ट फॉर्म RV। अब सबसे पहले तो ये सोचिए रेसिड्यू मतलब क्या होता है? रेसिड्यू मतलब होता है बचा हुआ। ठीक है, तो रेसिड्यू मतलब हमने कहा बचा हुआ, द अमाउंट ऑफ एयर विच ऑलवेज रिमेन्स इन अवर लंग्स। ठीक है, वो अमाउंट ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में हमेशा बचा रहता है, उस अमाउंट ऑफ एयर को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स इन अवर लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, जो फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद में भी हमारे लंग से बाहर ना निकले, उस अमाउंट ऑफ एयर को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द रेसिडुअल वॉल्यूम। तो डेफिनेशन लिखे अपन इसकी, द अमाउंट ऑफ एयर दैट ऑलवेज remains in our lungs, जो हमारे लंग्स में हमेशा बची रहती है, इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ठीक है, फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद में भी द अमाउंट ऑफ एयर विच ऑलवेज रिमेन्स इन अवर लंग्स। ठीक है, नाउ दिस RV prevents our respiratory tract from collapsing। ये जो RV है
ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को कोलैप्स होने से, पिचकने से बचाती है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस आरवी डज नॉट टेक्स पार्ट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ हिस्सों में बची रहती है, बट दिस डज नॉट टेक्स पार्ट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैस में सिर्फ वो ही गैस पार्टिसिपेट करेगी जो हमारे एल्वेलाई के सरफेस तक पहुंची होगी। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, नाउ अब क्या देखना है हमको? वॉल्यूम्स देखना है। तो वॉल्यूम्स मतलब क्या होता है? बाय एडिंग सम वॉल्यूम्स, respiratory capacities could be calculated। कुछ वॉल्यूम्स को ऐड करके हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट विथ रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज में सबसे पहली कैपेसिटी है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी है सबसे पहली? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखिए आप, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या होता है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कुड टेक इन। ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बतानी है अपने को, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में अपन क्या बताएंगे? द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कुड टेक इन आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद हम टोटल कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इनहेल कर सकते हैं। मतलब टीवी तो आप इनहेल करोगे ही सही, उसके अलावा और हम कितना ले सकते हैं? आईआरवी भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मतलब होगा दी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कुड इंस्पायर after नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितना कोई भी पर्सन इंस्पायर कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टीवी प्लस आईआरवी। ये इसका फॉर्मूला हो गया, टीवी प्लस आईआरवी। ठीक, तो आईसी इज इक्वल्स टू हम बताएंगे 500 ml एंड आईआरवी कितना था? 25002 टू 3000 ml। तो टोटल इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना आ जाएगा हमारा? 3000 टू 3500 ml। ठीक, ये निकल कर आ गया हमारा बच्चों इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आगे बढ़े अब अपन। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी के जैसी ही दूसरी कैपेसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी होगी? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी दैट इज ईसी। जैसा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी उसका ऑपोजिट एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इसमें हमने क्या पढ़ा था? द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कुड एक्सपायर। यहां क्या बोला था अपन ने? इंस्पायर। यहां क्या बोल रहे हैं अपन? एक्सपायर। ठीक है, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। ये हुआ था नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ये हो रहा है नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला बनाए इसका।
एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टीवी प्लस ERV, यानी कि दिस इज 500 प्लस 1000 to 1100 ml. दैट इज कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1500 to 1600 ml. ठीक है, तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल्स टू 1500 to 1600 ml. ये हो गया हमारा इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज. तो हमने यहाँ पर दो वॉल्यूम्स को ऐड किया है बेटा. कौन कौन से दो वॉल्यूम्स को ऐड किया है हमने? एक टीवी और दूसरा हमने ऐड किया है IRV, और यहाँ पर हमने ऐड किया है टीवी एंड ERV. क्लियर है? तो सम टोटल ऑफ टू वॉल्यूम्स और मोर देन टू वॉल्यूम्स, दैट इज कॉल्ड एज दी कैपेसिटीज. तो दो कैपेसिटीज हमने यहाँ पर लर्न कर ली है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. क्लियर है इतना? ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट कैपेसिटी होगी हमारी थर्ड, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. ठीक है, कौन सी होगी नेक्स्ट? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, दैट इज FRC. ठीक है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. अब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन आवर lungs आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. ठीक है, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर, कितना अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग्स में बचा रह जाता है. ठीक है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला बना रही हूं मैं अब. ठीक है, देखो, FRC इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन अवर लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में आप कितना बाहर रिलीज करोगे? टीवी रिलीज करेंगे. एडिशनल और अपन कितना ले सकते थे? ERV अपन बाहर निकाल सकते थे. तो नॉर्मल एक्सपायरेशन किया अपन ने, मतलब एडिशनल जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं, वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अपने लंग्स में अभी बचा हुआ है. मतलब क्या बचा हुआ है अपने पास में? ERV जो है वो बचा हुआ है. और जो हमेशा रहने वाला है बच्चों, वो कौन सा होता है? RV, है ना. तो ERV अभी हमने बाहर निकाला नहीं है, और RV वो है जो हमेशा हमारे लंग्स में बचा रहता है. तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, FRC इज इक्वल्स टू ERV प्लस RV. ठीक है, अब वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी. FRC, ERV कितना होगा हमारा? 1000 to 1100 ml, प्लस RV कितना निकाला था हमने? 1100 to 1200 ml. ठीक है, तो अब हम इसको ऐड कर देते हैं यहाँ पर. ये आ जाएगा हमारा लगभग 2100 to 2300 ml. 2100 to 2300 ml, ये हो जाएगा हमारा FRC. ठीक है, ये निकाल लिया हमने FRC की वैल्यू. क्लियर हो गया इतना? ठीक, तो FRC मतलब फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मतलब द अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन्स इन आवर लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन. ठीक है, तो जितना हम फोर्सफुल बाहर निकाल सकते हैं वो भी बचा हुआ है, और जितना हमारा लंग्स में हमेशा रहने वाला है वो भी हमारे लंग्स में बचा हुआ है. क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े हम. फोर्थ, वाइटल कैपेसिटी. ठीक है, वाइटल कैपेसिटी यानी कि VC. ठीक, यस, VC क्या होता है? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कुड ब्रीद इन. फर्स्ट मैंने क्या लिखा है? ब्रीद इन. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कुड ब्रीद इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कुड ब्रीद इन. या फिर इसका एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी है हमारे पास में. क्या ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन बनाएंगे अपन बच्चों इसका? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर
that a person could breathe out, क्या लिखा मैंने यहां पर, breathe out after forceful inspiration. देखें डिफरेंस, देखें इधर, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कुड ब्रीथ इन, यहां पर क्या बोला है मैंने, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कुड ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन. फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद में हम टोटल कितना ले सकते हैं, फॉर्मूला बना रही हूं मैं, ध्यान दीजिए. द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कुड ब्रीथ इन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कितना होगा अपना ERV, और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हम ले सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, दैट इज टीवी प्लस IRV. तो VC कितना आ गया, ERV प्लस टीवी प्लस IRV, है ना. अब दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कुड ब्रीथ आउट, दैट अ पर्सन कुड ब्रीथ आउट आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन बाहर निकाल सकता है. तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद में हमको बाहर निकालना है, तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन मतलब अपन क्या बोलेंगे, ERV, ठीक है. और कितना बाहर निकालना है, मैक्सिमम बाहर निकालना है, तो मैक्सिमम मतलब कितना हो जाएगा, टीवी प्लस ERV. ये हो गया, दोनों फॉर्मूला सेम है, IRV प्लस टीवी प्लस ERV या ERV प्लस टीवी प्लस IRV. क्लियर हुआ इतना बच्चों, ठीक है. अब ऐड कर दें इसको हम, है ना. देखो IRV कितना होगा हमारा 2500 टू 3000 प्लस टीवी कितना होगा 500 प्लस ERV कितना होगा 1000 टू 1100 होगा, ठीक. अब एक एक वैल्यू ऐड करके देख ले, 2500 प्लस 1000 कितना हो जाएगा 3500. अब 3500 ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4600 ml, ठीक है. कितना होगा 4600 ml. अब 3000 से ऐड करेंगे तो वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अपनी, तो हम इसको अप्रोक्सीमेट लिखते हैं, ठीक है. अप्रोक्सीमेटली कितना होगा ये हमारा, VC इज इक्वल्स टू 4000 टू 4600 ml, ठीक है. कितना होता है ये 4600 ml, 4000 टू 4600 ml, ये हो गया हमारा VC. क्लियर बच्चों, ठीक. बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, बस लर्निंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, ठीक है. अब नेक्स्ट आ गए अपन किस पर, TLC, टोटल लंग कैपेसिटी. यस, टोटल लंग कैपेसिटी. चले देखें टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर that could be accommodated, accommodated मतलब रखा जाना, that could be accommodated in our lungs after forceful inspiration, ठीक है. फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद में मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर हम कितना हमारे लंग्स के भीतर रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी. फॉर्मूला देखो, इधर उधर नहीं देखना है. TLC इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम हमारे लंग्स के अंदर रख सकते हैं. क्या क्या रख सकते हैं, एक तो जो अपन नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायर कर रहे थे वो रख सकते हो, एक जो फोर्सफुल हम इंस्पायर कर सकते हैं वो ले सकते हैं, एक जिसको आप फोर्सफुल एक्सपायर कर सकते हो वो भी हमारे लंग्स में ही प्रेजेंट होती है, और एक जो हमेशा ही हमारे फेफड़ों में प्रेजेंट होती है, दैट इज RV. तो ये हो गई हमारी चारों वॉल्यूम्स, ठीक है. टीवी प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, ये क्या बताता है हमको, दिस इज टोटल लंग कैपेसिटी. तो अब टोटल लंग कैपेसिटी की वैल्यू निकाल लें हम. टीवी कितना 500, IRV कितना 2500, ERV कितना निकाल रहे हैं 1000, RV कितना बोल रहे हो आप 1200, ठीक है. तो ये निकाल लिया अपन ने, ये हो जाएगा अपना 3000, 4000 और ये 5200. तो अप्रोक्सीमेटली अपन बोल दें 5 to 5.5 लीटर्स, ठीक है, या फिर 5 to 6 लीटर्स. ये क्या हो जाएगा हमारा
TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर? तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी आ जाएगी हमारी? 5 to 6 liters. This is the total amount of air that could be accommodated in our lungs after forceful inspiration. क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है, तो हमने वॉल्यूम्स देख लिए। वॉल्यूम्स को एड ऑन करने के बाद में हमने सारी क्या देख ली? यहाँ पर कैपेसिटीज देख ली है। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूं, एक स्टेटमेंट बता देती हूँ, उसके बेसिस पर फिर क्वेश्चन पूछ लूंगी मैं। रेसिडुअल वॉल्यूम could not be measured by spirometer। ठीक है, ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट बता दिया है कि रेसिडुअल वॉल्यूम जो है दैट कुड नॉट बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर। रेसिडुअल वॉल्यूम स्पायरोमीटर से मेजर नहीं की जा सकती है। तो जब मेजर नहीं की जा सकती है तो अगर हमको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स could not be measured by spirometer। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटीज एंड वॉल्यूम्स कुड नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, ऑप्शन आपको ए दिया हुआ है आरवी, बी आपको ऑप्शन दिया है एफआरसी, सी आपको ऑप्शन दिया है इसमें टीएलसी, और डी आपको ऑप्शन दिया है इसमें ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहां पर आप ऑप्शन क्या लगाओगे? बताओ फटाफट मुझे। यस, ऑप्शन क्या लगाएंगे अपन? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आरवी वैसे ही मेजर नहीं किया जा सकता। एफआरसी क्या है? एफआरसी होता है हमारा ईआरवी प्लस आरवी, तो इस कैपेसिटी में आरवी इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद में टीएलसी, टीएलसी कितना होता है अपना? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, ये इसका फॉर्मूला है। तो यहां पर भी क्या इन्वॉल्व है? आरवी इन्वॉल्व है। तो यहां सब जगह पर आरवी इन्वॉल्व है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो विच वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज कुड नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, तो वहां हम बताएंगे रेसिडुअल वॉल्यूम, नेक्स्ट एफआरसी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। दिस थ्री आर द वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज विच कुड नॉट बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर। आया बच्चों इतना समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब एक इंपॉर्टेंट ग्राफ टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम कवर अप कर ले। ठीक है, देखो थोड़ी स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं अपन। ठीक, ये मैंने एक लाइन खींची। यस, इफ दिस इज टीवी, ये मैंने बता दिया है ये क्या है हमारे पास में? टीवी है। ठीक है, तो ये अगर टीवी है तो अब आप लोग मुझे बताएंगे ये मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया है ना। हाँ, अब मुझे बताएं ये दिस इज ए, इसको मैं मार्क कर देती हूं, दिस इज बी, इसके नीचे हम एक लाइन और ले लेते हैं। ठीक, चलिए अब मुझे बताएं ये ए मैंने मार्क कर दिया है, फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज बी, फिर
दिस इज सी, दिस इज डी। ये हो गया ई, और ये पूरा ये हो गया हमारा एफ। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको कभी कभार एग्जाम में आता है। ग्राफिकल क्वेश्चन है रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक, सॉल्व करिए अब इसको। देखो, हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टीवी, मतलब ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ एयर दैट कुड बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, ये टीवी है। अब टीवी यहाँ पर चला गया ऊपर, मतलब टीवी तो ले रहे थे, टीवी के अलावा एडिशनल अपन कितना ले रहे हैं, तो एडिशनल लेने वाली वॉल्यूम कौन सी हो गई हमारी, तो ए हो जाएगा हमारा IRV, जो हम एडिशनल ले रहे हैं। ठीक है, तो एडिशनल लेने वाला हमारा क्या हो गया, IRV। फिर एडिशनल हमारा नीचे एक्सपायर करने वाला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ERV। ठीक है, तो बी वाला क्या हो जाएगा हमारा, बी को अपन बोल देंगे दिस इज कॉल्ड एज दी ERV। ठीक, तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हमने लिया कौन सा, ए वाला। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम बाहर निकाल सकते हैं वो कौन सा हुआ हमारा, बी वाला फिगर हो गया। अब सी आइडेंटिफाई करें, बी तो हमें पता है कि क्या है, ERV है, और यहाँ पर ये भी ऐड हो गया नीचे, मतलब डी वाला जो पोर्शन है वो भी ऐड हो गया है। तो डी पहले अपन बता दें क्या है, डी है हमारा क्या, RV, रेसिडुअल वॉल्यूम, जो हमेशा हमारे लंग्स में बचा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, रेसिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब बी प्लस डी, ये दोनों मिलाकर क्या बना रहे हैं हमारा, सी, मतलब ERV प्लस RV। तो ERV प्लस RV किसका फॉर्मूला बन रहा था, ERV प्लस RV बन रहा था हमारा FRC का, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का बन रहा था फॉर्मूला। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें ई हमने कहा मार्क किया है, देखो IRV प्लस TV प्लस ERV, ये मार्क किया अपन ने। तो IRV प्लस TV प्लस ERV, ये किसका फॉर्मूला है हमारा, वाइटल कैपेसिटी का। तो ई क्या हो जाएगा हमारा, वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। फिर अब ये पूरा देखिए, एफ वाला क्या है, IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV, टोटल अमाउंट ऑफ एयर दैट कुड बी अकोमोडेटेड इन अवर लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। तो एफ मतलब क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, एफ हो जाएगा हमारा TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, अब इसमें हमें दो चीजें और मार्क करनी है। कौन सी दो चीजें और मार्क करेंगे अभी अपन, IC और EC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना था, TV प्लस IRV, तो अब ये TV प्लस IRV ये पूरा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा IC। ठीक है, फिर उसके बाद में एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बता दो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी TV प्लस ERV, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर है बच्चों, ये इसे फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कहीं पर भी आपको किसी भी चीज को ओमिट करके पूछ लिया जाएगा कि ये वाली चीज क्या है। क्लियर है, ठीक, तो इसे ड्रॉ कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज वाला पोर्शन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमें चलना है टुवर्ड्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, तो अब अपन नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस इज based on a principle that is simple diffusion। किस पर बेस्ड है ये, एक प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और वो प्रिंसिपल कौन सा है, सिंपल डिफ्यूजन। सबसे पहले तो हम ये समझे कि सिंपल डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन मतलब हम बोलते हैं यहां पर मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या मूव कर रहा है यहां पर बच्चों, सॉल्यूट, सॉल्वेंट नहीं, पानी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, किस चीज का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्यूट का। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट
फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट किसका हो रहा है? सॉल्यूट का। अब सॉल्यूट में देखो बेटा, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, गैसियस पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। यहां हमें ध्यान रखना है कि जो भी चीज का हम मूवमेंट बता रहे हैं वो मूवमेंट उसके हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक हो रहा है, ठीक है। प्लस वन थिंग मोर, विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, एनर्जी को खर्च किए बिना, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि पैसा खर्च किए बिना, एनर्जी को खर्च किए बिना यहां पर किसी सब्सटेंस का मूवमेंट हो रहा है, वो भी हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज द सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। और यहां पर कौन मूव कर रहा है? यहां पर हम बोलेंगे हियर गैसेस आर मूविंग। एक्सचेंज किसका करवाना है? गैसेस का। तो गैसेस मूव करेंगी फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन। कौन मूव कर रहा है यहां पर बच्चों? गैसेस मूव कर रही है उनके हायर कंसंट्रेशन से उनके लोअर कंसंट्रेशन तक। क्लियर? इतना हमने सीख लिया एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अफेक्ट कर सकते हैं? देखिए जरा, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। सबसे पहला फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, उस फैक्टर को अपन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर। कौन सा फैक्टर है ये हमारा? पार्शियल प्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब पहले तो बेटा अपन ये सीखते हैं कि पार्शियल प्रेशर क्या है। देखो, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हैं, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस के द्वारा लगने वाला प्रेशर। सी, यहां पर जैसे मैंने एक एरिया बना लिया है, इस एरिया के अंदर मैंने बोल दिया क्या प्रेजेंट है? एयर, ठीक है। एयर में काफी सारी गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, फिर इनर्ट गैसेस, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है उसके अंदर, है ना। एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस के द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला प्रेशर, मतलब प्रत्येक गैस के द्वारा अपना अलग अलग प्रकार का प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। तो एयर के द्वारा लगने वाला जो प्रेशर होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोला जाता है उसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इस एयर में सिर्फ ऑक्सीजन के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर कितना है? सिर्फ CO2 के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर कितना है? मतलब एक सिंगल गैस के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर कितना है ना। तो एक सिंगल गैस के द्वारा जो लगाया जाने वाला प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर। क्या बोला जाता है उसको? पार्शियल प्रेशर, एक गैस के द्वारा एक्सर्ट किया जाने वाला प्रेशर, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखें अपन, द प्रेशर exerted by the individual gases, एक इंडिविजुअल गैस के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो यहां पर अब पार्शियल प्रेशर हमने सीख लिया। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन is represented by PO2 and similarly partial pressure of CO2 is represented by PCO2। क्लियर है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर PO2, CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? PCO2 हो जाएगा, ठीक। अब और क्या देख सकते हैं हम पार्शियल प्रेशर के बारे में? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, नॉट ऑक्सीजन, partial
pressure is directly proportional to the exchange of gases. पार्शियल प्रेशर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. क्लियर है? मतलब जितना अधिक पार्शियल प्रेशर होगा किसी भी गैस का, उतना ज्यादा उस गैस का एक्सचेंज होगा. क्लियर है? तो देयरफॉर पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आया इतना समझ में? तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज पार्शियल प्रेशर. अब नेक्स्ट वाला हम देखते हैं, अगला वाला फैक्टर कौन सा हो सकता है इसमें. सेकेंड फैक्टर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको अपन बोलते हैं थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस. अगला फैक्टर कौन सा है हमारा? थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस. अब सबसे पहले तो बच्चों ये सीखते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है हमारा. ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस, द सरफेस through which exchange of gases occurs. ये वो सरफेस है जिसके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. द सरफेस थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स, उस सरफेस को अपन क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस. ठीक है. अब हमारी बॉडी में किस सरफेस को आप कहोगे कि वो रेस्पिरेटरी सरफेस है? रेस्पिरेटरी सरफेस इज प्रेजेंट एट एल्वुलाई. कहां प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी सरफेस? हमारा एल्वुलाई पर प्रेजेंट होता है. ठीक है. एंड इट comprises of 3 layers. रेस्पिरेटरी सरफेस में कितनी लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती है रेस्पिरेटरी सरफेस में. ठीक है, बनाकर बताती हूं मैं आपको. देखो, ये हमने क्या बना लिया? हमारी एल्वुलाई. एल्वुलाई इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम. ये बना दिया हमने यहां पर एल्वुलाई. अब सिंपल स्क्वेमोस एपिथेलियम मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, सिंपल मतलब जो परत एक ही प्रकार के सेल्स के द्वारा बनी हुई हो उसको अपन बोलते हैं सिंपल. यहाँ पर एक ही प्रकार के सेल्स हैं. कैसे? चपटे चपटे. ठीक है. स्क्वेमोस मतलब क्या होता है? चपटे, फ्लैट, टाइल्स लाइक, पेवमेंट लाइक. ठीक है. तो यहाँ पर अपन ने बोल दिया दिस इज एल्वियोलाई. एल्वियोलाई इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमोस. स्क्वेमोस का मतलब क्या होता है? चपटे. और एपिथेलियम, एपिथेलियम का मतलब क्या होता है बच्चों? परत. तो सिंपल मतलब एक ही प्रकार के चपटे सेल्स की बनी हुई ये लेयर है. तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर. ठीक है. नेक्स्ट, अब एक प्रेजेंट होती है यहां पर हमारी ब्लड वेसल. एल्वुलाई इज कवर्ड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. और उस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को क्या कहते हैं अपन? दैट नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड एज द एल्वुलर कैपिलरी. है ना. एल्वुलाई एक बलून जैसा स्ट्रक्चर है ऐसा. इस एल्वुलाई के पूरे सरफेस एरिया पर कैपिलरीज का, ब्लड वेसल का जाल है, गुच्छा है. ठीक है. तो इसको क्या नाम देंगे अपन? दिस इज कॉल्ड एज एल्वियोलर कैपिलरी. क्या बोला जाएगा इसको? एल्वियोलर कैपिलरी. एल्वुलर कैपिलरी में भी यहां उसी प्रकार के चपटे चपटे से सेल्स प्रेजेंट होते हैं. यहां ये अंदर की तरफ में लोकेटेड है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज द एंडोथेलियम. है वही सिंपल स्क्वेमोस पर अंदर की तरफ में लोकेटेड है. अंदर की तरफ लोकेटेड होगी तो इसको अपन क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज द एंडोथेलियम. ठीक. तो ये हमने बता दी एल्वुलर कैपिलरी. यहां हम बोल देंगे दिस इज एंडोथेलियम ऑफ
एल्वियोलर कैपिलरी। एल्वियोलर कैपिलरी की क्या हो जाएगी, ये एंडोथीलियम हो गई। अब तीसरी, इन दोनों के बीच में सपोर्ट के लिए एल्वियोलर कैपिलरी और सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, दोनों के बीच में यहां पर ये लोकेटेड होगी हमारी थर्ड लेयर, दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोला जाएगा इसको, दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द एपिथेलियम एंड एंडोथीलियम। जो एपिथेलियम और एंडोथीलियम दोनों को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। क्लियर है। तो ये बच्चों हमने बना ली हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, इस रेस्पिरेटरी सरफेस के थ्रू क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। देखो शो कर देती हूं मैं, एक्सचेंज ऑफ गैस कैसे होगा। यहां बाहर से क्या आएगी, अंदर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आ गई अंदर, यहां ब्लड में चली जाएगी और इस ब्लड में से बाहर क्या चली जाएगी, CO2। तो यहां जो CO2 प्रेजेंट होगी वो चली जाएगी यहां से बाहर। ठीक है, तो ये जो यहां पर हो रहा है ऑक्सीजन का अंदर आना और CO2 का पैरेलली बाहर जाना, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है बच्चों इतना। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस रेस्पिरेटरी सरफेस से होता है। ठीक, अब आपको मैं एक चीज और बता देती हूं, क्या डिस्कस करेंगे अपन यहां पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट देखो, हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस कहां प्रेजेंट है, एल्वियोलाई के सरफेस पर। तो स्किन एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस क्यों नहीं हो सकता। स्किन एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस हमारा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारी स्किन मॉइस्ट नहीं है। हमारी स्किन कैसी है, रफ है, तभी तो हम इतना बॉडी लोशन लगाते हैं, है कि नहीं। जॉय का, निविया का बॉडी लोशन क्यों लगाते हो, क्योंकि अपनी स्किन मॉइस्ट नहीं है, नेचुरल मॉइस्चर इसमें बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सरफेस को कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। हमारी स्किन मॉइस्ट नहीं है। रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी हाईली वेस्कुलराइज्ड। तो क्या अपनी स्किन के ऊपर वेस्कुलराइजेशन नहीं, ब्लड की सप्लाई नहीं है क्या। स्किन का जो अपर सरफेस है ये एवैस्कुलर है। तो फिर मैडम जब ये एवैस्कुलर है तो इसमें तो लगातार खरोंच आती रहती है, ये निकलती रहती है, तो फिर रीजनरेट कैसे करती होगी ये बिना ब्लड सप्लाई के। इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने वाला एक नीचे की तरफ में लोकेटेड टिश्यू होता है, उसको बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है। तो दो प्रॉपर्टीज हो गई हमारी रेस्पिरेटरी सरफेस की। एक प्रॉपर्टी मैंने क्या बता दी आपको, रेस्पिरेटरी सरफेस को मॉइस्ट होना चाहिए, हमारी स्किन मॉइस्ट नहीं है। रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी हाईली वेस्कुलराइज्ड। ठीक है, ब्लड सप्लाई भरपूर होना चाहिए हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस पर, और हमारे स्किन पर डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती, यहां पर तो रेस्पिरेटरी सरफेस में सप्लाई है। क्लियर है। ठीक, फिर रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन। कैसा होना चाहिए हमारे रेस्पिरेटरी सरफेस को, पतला होना चाहिए। यहां पर इस रेस्पिरेटरी सरफेस की डायमीटर कैसी है, इट्स डायमीटर इज लेस देन 1 मिलीमीटर। इसकी डायमीटर 1 मिलीमीटर से भी कम है। तो अपनी स्किन पतली नहीं है क्या, नो हमारी स्किन पतली नहीं है, दैट इज मेड अप ऑफ 7 लेयर्स। तो इसलिए अपनी स्किन पतली नहीं है, मोटी चमड़ी वाले हो तुम, है कि नहीं, है ना। तो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस पतला है पर हमारी स्किन पतली नहीं है। ठीक, फिर नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सरफेस शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। क्या होना चाहिए इसमें, सरफेस एरिया उसका बड़ा होना चाहिए। तो मैडम यहां तो ये वाली प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होती। आपने तो बोला रेस्पिरेटरी सरफेस में सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, पर एल्वियोलाई तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लंग्स के अंदर लोकेटेड है, तो उसका सरफेस एरिया तो हमारे स्किन के पूरे सरफेस एरिया से तो छोटा होना चाहिए, क्योंकि स्किन तो हमारे पूरे बॉडी पार्ट पर प्रेजेंट है, पर एल्वियोलाई थोड़ी बॉडी पार्ट के अंदर है, वो तो बॉडी के अंदर, लंग्स के भी अंदर लोकेटेड है, तो उसका सरफेस एरिया तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। पर हमारी बॉडी पर जो स्किन है वो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड फॉर्म में लगी हुई है। ठीक है,
हमारी स्किन का सरफेस एरिया कम है, और जब हम इनहेलेशन करते हैं तब हमारी एल्वुलाई में सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है? तो एल्वुलाई यानी कि रेस्पिरेटरी सरफेस का सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए और हमारी स्किन का सरफेस एरिया कम है। क्लियर है? तो इन 4 प्रॉपर्टीज की वजह से हम बोलते हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस कहाँ है, हमारा एल्वुलाई पर है। अवर रेस्पिरेटरी सरफेस इज नॉट स्किन एज दैट वी हैव सीन इन अर्थवर्म एंड कॉकरोच, सॉरी नॉट कॉकरोच, अर्थवर्म एंड फ्रॉग। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए जरा थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, दिस थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस। अब बताओ मुझे रेस्पिरेटरी सरफेस की जो थिकनेस वाली प्रॉपर्टी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस के? तो हम बोलेंगे थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस जितना पतला होगा एक्सचेंज ऑफ गैस उतनी ज्यादा होगी, जितना मोटा होगा एक्सचेंज ऑफ गैस उतनी कम होगी। क्लियर है? ठीक है, तो अपन यहां पर बोल देते हैं अगर रेस्पिरेटरी सरफेस थिन है देन मोर एक्सचेंज, और अगर रेस्पिरेटरी सरफेस कैसा है बच्चों हमारा, थिक है, देयर विल बी लेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अगर थिक है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होगा, थिन है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज्यादा होगा। क्लियर हो गया बच्चों इतना? ठीक, चलिए तो 2 फैक्टर्स हमने देख लिए यहाँ पर। अब हम तीसरे वाले फैक्टर की तरफ में चलते हैं। थर्ड वाला फैक्टर कौन सा है हमारा? सोल्यूबिलिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर है हमारा थर्ड वाला? सोल्यूबिलिटी फैक्टर। चलो सोल्यूबिलिटी, ठीक है, सोल्यूबिलिटी is also directly proportional to exchange of gases. Solubility कैसा फैक्टर है? Directly proportional to the exchange of gases. CO2 is 20 to 25 times more soluble than oxygen. CO2 20 to 25 टाइम्स ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा सॉल्यूबल है, तो मतलब डिफ्यूजन रेट किसका फास्टर होना चाहिए? CO2 का डिफ्यूजन रेट फास्टर होना चाहिए। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है? CO2 की। देयरफॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट है द अमाउंट ऑफ CO2 diffuses through the diffusion membrane with per unit difference in partial pressure is higher than that of CO2, sorry, higher than that of O2। ठीक है, CO2 का जो डिफ्यूजन है वो O2 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। तो CO2 जिस रेस्पिरेटरी सरफेस से डिफ्यूज हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पार्शियल प्रेशर, CO2 का जो डिफ्यूजन रेट है वो O2 के डिफ्यूजन रेट से ज्यादा होगा, बिकॉज CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन दी O2। क्लियर है बच्चों इतना? तो हमने यहाँ पर 3 फैक्टर्स देख लिए। सबसे पहला फैक्टर मैंने आपको बता दिया है पार्शियल प्रेशर। दूसरा फैक्टर मैंने आपको यहाँ पर बताया है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तीसरा फैक्टर मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी, एंड सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है? ठीक, अब एक चीज और मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, differences in partial pressure according to location। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर 2 गैसेस का हमको देखना है। इन दोनों गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर है
वो अलग अलग लोकेशन पर अलग अलग होता है। ठीक, ये याद करना है बच्चों आपको, है ना, इस पर एग्जामिनर हमें क्वेश्चन पूछता है। एक टेबल बनाते हैं हम यहाँ पर, जिसमें हम अलग अलग गैसेस की पार्शियल प्रेशर को डिफरेंट लोकेशंस पर शो कर सकेंगे। देखो यहां पर हम क्या ले लेंगे, PO2, ये हमने ले लिया PCO2। ठीक, अब लोकेशन के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके का टेबल हमने बना लिया। हाँ देखो लोकेशन में क्या ले रहे हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में PO2 कितना होगा, PCO2 कितना होगा। दूसरा क्या ले लें हम, एल्वेलाई। तीसरा क्या ले लेते हैं हम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। चौथा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और पांचवा ले लेते हैं हम टिश्यू। ठीक है, याद करवाना है मुझे ये आपको, ध्यान दीजिए। यहाँ एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का ज्यादा है। तो पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का, 159 mmHg। कितना होगा पार्शियल प्रेशर, 159 mmHg। CO2 का पार्शियल प्रेशर, क्योंकि कंसंट्रेशन कम है तो इसलिए CO2 का पार्शियल प्रेशर भी एटमॉस्फेयर में कम होगा एज कंपेयर टू दी O2। कितना होगा ये, 0.3 mmHg। बच्चों यहाँ 0.03 नहीं याद रखना है, 0.03 भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। 0.03 क्या है, परसेंटेज ऑफ CO2 इन पार्ट्स पर मिलियन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। यहाँ क्या याद रखना है आपको, 0.3, वो भी किस यूनिट के साथ में, mmHg के साथ में, क्योंकि यहाँ अपन किसकी बात कर रहे हैं, प्रेशर की बात कर रहे हैं। क्लियर है, तो CO2 कितना हो जाएगा, 0.3 mmHg हो जाएगा। क्लियर, फिर उसके बाद में एल्वेलाई में कितना होगा, एल्वेलाई में हो जाएगा 104 mmHg। कितना हो जाएगा, 104 mmHg ऑक्सीजन का। CO2 का कितना हो जाएगा यहाँ पर, 40 mmHg, क्योंकि एल्वेलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होगी, CO2 कम होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या ज्यादा होगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95, CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगा कि CO2, CO2 ज्यादा होगा, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम 40, CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा 45। फिर टिश्यूज में सेम एज दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन कम एंड CO2 मोर। तो ये है हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ द टू गैसेस CO2 एंड ऑक्सीजन एट दी डिफरेंट लोकेशंस। क्लियर हुआ इतना हमको बच्चों, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे कल देखेंगे यहाँ पर कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है। ठीक, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल मैं आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस की प्रोसेस और उसके लोकेशंस बताऊंगी कि कहां पर होता है। टिल देन डू वेल, गुड लक।